हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि औरंगजेब का बेटा बहादुर शाहवन, जिसने मुगल एम्पायर को कैसे संभाला। ठीक है, औरंगजेब की डेथ हो जाने के बाद उसके बेटे ने उस एम्पायर को कैसे संभाला, उन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक और चीज़, एक बात करनी थी मुझे आपसे आज और। ठीक है, वो बात ये है एक्चुअली गाइस, देखो जो भी हिस्ट्री बैच हमारे इस वीडियो से मतलब इस बैच से या फिर सीरीज से, हमारी प्लेलिस्ट से जो भी कनेक्ट है और जो भी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। और अगर देखो ये जो अपनी सीरीज़ है ना, ये थोड़ी सी लंबी चलेगी। लंबी मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। ऐसा नहीं है कि ये 15 से 20 दिन में या महीने भर में ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इसमें हम मॉडर्न, मिडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री, तीनों हिस्ट्री कवर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में अपन बात करेंगे। ठीक है, नॉलेज के पर्पज़ से अगर जिसको पढ़ना है वो कनेक्ट रह सकता है, लेकिन अगर जो ऐसा सोच रहा हो कि 10 दिन में या 15 दिन में इसको हम ख़त्म कर लें हिस्ट्री को, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो जो भी अच्छे से नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हैं वो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको सारी चीज़ें, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में पता चलेगा। ठीक है, यही बताना था। अब एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि जो कि हमने लास्ट क्लासेस में, यानी कि जो लास्ट हमारे जो वीडियोस आए हैं उनमें जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो क्या थी। हमने सबसे पहले पढ़ा था कि हमने डिक्लेरेशन ऑफ मुगल, यानी कि हमने 4 फेज़ के बारे में डिस्कस किया था कि मुगल एम्पायर कैसे खड़ा किया बाबर ने, उसके बाद उसके हिस्से पार्ट्स कैसे हो गए। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिशर्स कैसे आए यहाँ पर, हमने वो सारी चीज़ें पढ़ी थी। और फिर अपने इंडिपेंडेंस वॉर के बारे में पढ़ा था कि हमने अंग्रेजों को 1947 तक कैसे भगा दिया था अपने भारत से। ये हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ लिया था। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि क्या क्या कारण रहे थे, रीजंस रहे थे। ठीक है, कैसे कौन कौन से रीजंस रहे थे जिस वजह से मुगल एम्पायर नष्ट हुआ। पहला रीज़न मैंने आपको ये बताया था कि औरंगजेब ने, ठीक है, जो मराठास थे, गोलकोंडा थे, बीजापुर थे, इन जगह पर जो वॉर स्टार्ट किया था, 20 से 25 साल लगे थे। तो मुगल औरंगजेब ने ना सारा का सारा पैसा और आर्मी वहीं पर लगा दी थी, और उसने अपने मुगल एम्पायर को अपग्रेड करने में, अपडेट करने में नहीं ध्यान दिया, और उसने उस जगह को जीतने के लिए अपने सारे के सारा पैसा और आर्मी वहाँ पर लगाई, जिस वजह से वो फाइनेंशियली वीक हो गया। पहला रीज़न ये था। दूसरा रीज़न ये था कि जब उसका सारा का सारा ध्यान उस वॉर की तरफ था, ठीक है, तो उसमें क्या था कि जो उसके नीचे जो पार्टीज थी, ईरानी, तुरानी, ठीक है, वो लोग क्या कर रही थी, उनके आपस में झगड़ा हो गया। ठीक है, आपस में झगड़ा हो गया और वो लोग आपस में ये लड़ने लगे कि औरंगजेब अगर इस वॉर में हार गया या मर गया तो उसके बाद इस एम्पायर को कौन संभालेगा। एक नेगेटिविटी क्रिएट हुई वहाँ के लोगों में जब उनकी पार्टीज लड़ने लग गई। तीसरा हमने पढ़ा था उसका इस्लामिक धर्म का होना, मतलब एक कट्टर मुस्लिम था। सॉरी गाइस। ठीक है, वो एक टिपिकल मुस्लिम था और वो और धर्म के लोगों को इज्जत नहीं देता था, उनकी बात नहीं मानता था, उनकी चीज़ों पर ध्यान नहीं देता था। ठीक है, तो वो इस्लामिक को प्रायोरिटी देता था। ठीक है, 3 रीज़न हो गए। चौथा रीज़न था कि वो आपस में अपने भाई के साथ फैमिली वॉर स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, फैमिली वॉर स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, ये चौथा रीज़न। और पांचवा रीज़न वहाँ पर ये था कि मतलब वही बहुत सारे रीजंस जो मैंने आपको बताए थे। ठीक है, तो ये सारे रीजंस, और एक रीज़न जैसे कि था, मैं आपको बताऊं, उसकी फैमिली वॉर हुआ। ठीक है, उसने अपना पैसा, अपना सारा वॉर फाइनेंशियली वो सारी चीज़ें वहाँ पर उसने लगा दी। वो एक टिपिकल मुस्लिम था। तो ये सारे रीजंस थे जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे। ठीक है, तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि औरंगजेब की जब 1712 में डेथ हो गई, उसके बाद उसके जो बेटा आया, ठीक है, उसने उन चीज़ों को कैसे संभाला, उस एम्पायर को कैसे संभाला, उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा है, आफ्टर औरंगजेब डेथ, उसके जो सन था, जो उसका एल्डेस्ट, यानी कि सबसे जो उसका एक बेटा था जो बहादुर शाह वन, ठीक है, वो उस मुगल एम्पायर का राजा बना। ठीक है, और उस बहादुर शाह का जो टाइम पीरियड था, वो टाइम पीरियड था 1707 से लेकर 1712, क्योंकि 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई थी और 1712 तक उसका शासनकाल रहा। ठीक है, और मैंने आपको ये भी पढ़ाया था, रीजंस बताए थे मैंने लास्ट वीडियो में कि क्या क्या कारण रहे थे मुगल एम्पायर के एंड होने के, क्योंकि औरंगजेब की जो पॉलिसीज थी, स्ट्रेटजीज थी, वो सब बेकार थी। उसको वो उतने अच्छे से उस एम्पायर को नहीं चला पा रहा था। ठीक है, उसकी सारी स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज, सब चीज़ें बेकार थी। ठीक है, तो उसके बाद जब वो सारी चीज़ें ख़त्म करके चला गया, जब सब आपस में लड़ने लग गए, ठीक है, उसने और धर्म के लोगों से अपने रिश्ते खराब कर लिए, जैसे कि मराठा से, हिंदू धर्म से, सिख से, इन सब से औरंगजेब अपने रिश्ते खराब करके चला गया था। उसने बहुत सारी चीज़ें ऐसी करी थी जिस वजह से एम्पायर में एक नेगेटिविटी का माहौल था। वहाँ की जो प्रजा थी वो उनसे खुश नहीं थी। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं, और वो वॉर करके चला गया। उसके पास मतलब वो सारा जो एम्पायर का पैसा था फाइनेंशियली, वो सारे सब चीज़ें ख़त्म करके चला गया। आर्मी उसकी कमज़ोर पड़ गई थी, तो कहीं ना कहीं वो सब कुछ ना नष्ट करके गया था।
ठीक है, सब कुछ नष्ट हो गया था। तो फिर क्या हुआ है, उसकी जो बेटा था ना बहादुर शाह, जब औरंगजेब की डेथ के बाद जब बहादुर शाह ने उस शासन को, उस एम्पायर को संभाला, तब उसने क्या किया, उसने अपना बेस्ट दिया उन चीज़ों को संभालने में, उन चीज़ों को सुधारने में कि जो कि औरंगजेब चीज़ें ख़त्म करके चले गए थे। मतलब जो चीज़ें, जो गलतियां औरंगजेब करके चले गए थे, जो उसके पिताजी, जो उसके पापा, जो उसके बाप, वो सारी चीज़ें खराब करके चले गए थे, उस एम्पायर को कहीं का नहीं रखा, मतलब कहीं का नहीं छोड़ा। और सब लोग उसके अगेंस्ट थे, उस एम्पायर के अगेंस्ट थे। सब लोग उस एम्पायर को लूटना चाहते थे, ख़त्म करना चाहते थे, राज करना चाहते थे। उन सब चीज़ों को संभालने की पूरी कोशिश करी कि किसने, औरंगजेब के बेटे ने। औरंगजेब का बेटा बहादुर शाह ने पूरी की पूरी कोशिश करी, अपना बेस्ट दिया, अपना 110% दिया उस एम्पायर को संभालने के लिए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक मैप रिप्रेजेंट किया। इस मैप में आप देख सकते हो राजपूत है, ये मैंने सर्कल किए, जाट हो गए, मराठा हो गए, ठीक है, और बहुत सारे लोग थे जो इधर साउथ की तरफ थे। इन लोगों से उसने मतलब सब लोगों से, जैसे देखो इसके पीछे क्या रीज़न है, ये सभी लोग एनिमीज हो चुके थे औरंगजेब के, ठीक है, राजपूत, मराठा, जाट, ये सब लोग दुश्मन बन चुके थे औरंगजेब के। और दुश्मन बनने के पीछे का कारण क्या था, क्योंकि वो इस्लाम धर्म को प्रायोरिटी देता था, ठीक है, वो और धर्म की रिस्पेक्ट नहीं करता था, और धर्म की बातों को नहीं सुनता था, अपनी प्रजा की चीज़ों को नहीं सुनता था, उनको कोई सोल्यूशन नहीं देता था। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, जाट, राजपूत, बुंदेलाज, मराठा, सिख, ये सब उसके औरंगजेब के एनिमीज बन चुके थे। ठीक है, और क्यों बन चुके थे, उसके पीछे का रीजन था ये कि औरंगजेब ना इस्लाम, क्योंकि वो ये देखो, ये सारे लोग इस्लाम तो नहीं थे, ठीक है, इनकी अपने अपना कास्ट थी, अपना अपना था, ठीक है, अपना अपना धर्म था। लेकिन औरंगजेब क्या करता था, वो सिर्फ इस्लाम धर्म को फॉलो करता था। अब इसके पीछे, ये इनके एनिमीज होने के पीछे का रीज़न ये था कि ये लोग मुस्लिम नहीं थे, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया। और वो प्रायोरिटी किसको देता था, इस्लाम धर्म को प्रायोरिटी देता था। ठीक है, तो बहादुर शाह ने, मतलब जो औरंगजेब का बेटा है, उसने क्या किया, उसने कोशिश करी इस एम्पायर को संभालने की। और संभालने के लिए उसने क्या किया, उसने कोशिश करी उन सब लोगों से रिश्ते वापस से अच्छे बनाने के लिए। ठीक है, उसने सोचा कि हमारे पिताजी जो भी चीज़ें खराब करके चले गए हैं, हम इन चीज़ों को वापस से सुधारेंगे, संभालेंगे। तो जो भी उसके एनिमीज थे, जाट, राजपूत, मराठा, बुंदेला, सिख, जो भी लोग थे, ठीक है, तो बहादुर शाह ने सोचा कि हम इनसे वापस से अपने रिश्ते अच्छे करेंगे, हम इनसे बातचीत करेंगे, ठीक है, हम इनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे इनकी तरफ, और अपने एम्पायर को अच्छे से चीज़ें चलाएंगे और संभालेंगे। ठीक है, बहादुर शाह ने कोशिश करी इन लोगों के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाने की, दोस्ती का रिश्ता बनाने की। ठीक है, तो बहादुर शाह ने क्या किया, एक अच्छा रिश्ता बनाने के लिए, ठीक है, पूरी कोशिश करी। तो और ऐसा क्या किया जिस वजह से उसने, मतलब कहते हैं ना कि जैसे कि मेरा दोस्त है, मान लो, ठीक है, एक ऐसा दोस्त या फिर ऐसा एक पड़ोसी कह लो, हमारे घर पे, हमारे मोहल्ले का पड़ोसी, या कोई भी ऐसा इंसान कह लो जो कि हमारे आसपास रह रहा है, ठीक है, उससे हमारी बहुत टाइम अच्छी बनती रही, ठीक है, लेकिन फिर हमारी उससे दुश्मनी हो गई या हमारी उससे लड़ाई हो गई। ठीक है, तो हम उसको मनाने के लिए क्या करते हैं, इवन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की अगर मैं बात करूं, तो अगर गर्लफ्रेंड आपसे नाराज़ हो जाती है ना, आपसे लड़ाई हो जाती है, तो आप उसको मनाने के लिए क्या करते हो, ज़रूर कुछ ना कुछ तोहफा देते हो, कोई ना कोई गिफ्ट देते हो, ठीक है, या अच्छी अच्छी बातें करते हो, कुछ ना कुछ उसे देते हो, एज अ रिवॉर्ड देते हो, उसे खुशी देते हो, कुछ ना कुछ देते हो जिस वजह से वो मान जाए और खुश हो जाए। तो बहादुर शाह ने भी यही सेम चीज़ें करी। ठीक है, तो क्या चीज़ें करी, जैसे कि मराठास को खुश करने के लिए, देखो मराठा के एक रूलर थे, उनका नाम था साहू जी। ठीक है, मराठास के एक रूलर थे, उनका नाम था साहू जी। तो औरंगजेब ने उन साहू जी को अरेस्ट करके रखा हुआ था। तो बहादुर शाह ने क्या किया, उन लोगों को रिलीज़ कर दिया, उन साहू जी को रिलीज़ कर दिया। क्यों, क्योंकि वो मराठास के वो लीडर थे, वो रूलर थे, और औरंगजेब ने उन साहू जी को रिलीज़ कर दिया, जिस वजह से मराठास लोग खुश हो जाएं और उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं और चीज़ें पहले जैसी ठीक हो जाएं। ठीक है, ताकि मराठास लोग ये सोचें कि ये जो बहादुर शाह है, ये अपने पापा के जैसा नहीं है, अपने पिताजी के जैसा नहीं है, ये एक अच्छा इंसान है, इसकी तरफ हम दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सेम उसने क्या किया, राजपूत लोगों के साथ भी सेम चीज़ें करी। बहादुर शाह गए राजपूत जी के पास, उन्होंने कहा कि मुझे आपसे दोस्ती करनी, हम चीज़ें पहले जैसी ठीक करेंगे। ठीक है, तो राजपूत ने मना कर दिया कि नहीं, आपके पिताजी की बहुत ऑर्थोडॉक्स सोच थी, बहुत पुराने ज़माने की सोच थी, वो इस्लाम धर्म को प्रायोरिटी देते थे, हमारे धर्म को इज्जत नहीं देते थे, हमारे धर्म के लोगों को बहुत परेशान किया, हमारी कास्ट के लोगों को बहुत परेशान किया। ठीक है, हम आपसे दोस्ती नहीं करेंगे। तो बहादुर शाह ने क्या किया राजपूत लोगों के लिए, कि गुजरात और राजस्थान की तरफ कुछ ऐसी जगह थी, ठीक है, कुछ ऐसी जगह थी, वहाँ के लोगों को बहादुर शाह ने गवर्नर बना दिया, सूबेदार बना दिया।
यहाँ पर लिखा है। तो ऐसा क्या किया राजपूत लोगों के लिए, उन्होंने क्या किया, राजस्थान और गुजरात में कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पे उन्होंने कुछ लोगों को, कुछ लीडर्स को गवर्नर बना दिया, यानी कि सूबेदार बना दिया, जिससे उनकी राजपूत के साथ दोस्ती अच्छी हो गई। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या बताया कि इन द एंड अपना, अब हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं कि बहादुर शाह ने कैसे चीज़ें संभाली, या कैसे जो कि उनके पिताजी रायता फैला के चले गए थे, जो लोगों को दुश्मन बना के चले गए थे, मुगल एम्पायर को खत्म होने की कगार पे छोड़कर चले गए थे, उन सब चीज़ों को संभालने के लिए बहादुर शाह पूरी कोशिश कर रहा था कि हमारी चीज़ें वापस से ठीक हो जाएं, हम वो सारी चीज़ें ठीक कर दें जो हमारे पापा खराब करके चले गए। ठीक है, सेम लाइक जैसे कि राजपूत के साथ बहादुर शाह ने किया कि उनको, उनके लीडर्स को राजपूत के लीडर्स कुछ ऐसे थे, रूलर्स थे, उनको गवर्नर बनाया, सूबेदार बनाया। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया मराठास के एक जो रूलर थे साहू जी, उनको रिलीज़ किया ताकि मराठास से हमारी दोस्ती हो सके। सेम ऐसी कुछ चीज़ें उन्होंने करी, किसके साथ, जाट और बुंदेलाज के साथ भी। लेकिन जब कौन, बहादुर शाह जी अपने गए किसके पास, सिख लोगों के पास गए कि भाई उनसे भी, कि भाई सबसे हम दोस्ती करेंगे, तो सिख लोगों के पास भी गए, सेम जैसे और लोगों के पास गए कि भाई हम दोस्ती कर लेते हैं, हम अच्छी चीज़ें करेंगे, हमारे एम्पायर को वापस से अच्छे से खड़ा करेंगे और हमारे इस एम्पायर को बहुत अच्छे से चलाएंगे। ठीक है, तो सिख लोगों के पास भी गए, पर सिख लोग उसकी दोस्ती के लिए नहीं माने। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा रिजिड रहे, मतलब अपनी बात पर अड़े रहे और उन्होंने दोस्ती नहीं करी। ठीक है, वो कहीं ना कहीं कंटिन्यूअसली मना करते रहे कि नहीं, हमें आपसे दोस्ती नहीं करनी है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो कम्युनिटीज़ को कुछ ऐसी चीज़ें दी जिससे वो लोग मान जाएं या खुश हो जाएं। ठीक है, अब बहादुर शाह ने क्या ऐसी कौन सी चीज़ें दी, उन्होंने दी हिंदू और सिख लोगों को दो चीज़ें ऐसी दी, जैसे कि स्टॉप काउ स्लॉटर्स, मतलब ऐसी जगह जहाँ गाय या जानवरों को, गाय भैंसों को, भैंस वगैरह को, जो ऐसे जीव जंतु जो हमें दूध देते हैं, उन लोगों जहाँ पर कांटे मारे जाते हैं, ठीक है, उन स्लॉटर्स को बंद करवाया। और एक जिजिया टैक्स मैंने आपको बताया था कि जो लोग, औरंगजेब ने एक जिजिया टैक्स लागू किया था कि जो लोग इस्लाम धर्म को फॉलो नहीं करेंगे उन लोगों को जिजिया टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो बहादुर शाह ने क्या किया, इस टैक्स को भी बंद करवा दिया। तो आप कहीं ना कहीं देख सकते हो कि उसका मानना था कि हम ऐसी चीज़ें करने से, तो कुछ ऐसे रिलीजन है जो कि खुश होंगे हमारे इस अच्छे काम से। ठीक है, और वो लोग सोचेंगे कि मैं अपने पिताजी के जैसा नहीं हूँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप हर जगह ये देख रहे हो ना कि वो पूरी की पूरी अपने, मतलब हार्ड लेवल पे अपनी पूरी की पूरी कोशिश कर रहा है अपने पापा के किए हुए बुरे कर्मों के नतीजे को खत्म करने का, साफ करने का। ठीक है, बुरे कर्मों के जो कर्म करके गए हैं, जो लोगों को परेशान करके गए हैं, लोगों को टॉर्चर करके गए हैं, उन चीज़ों को खत्म करने के लिए उसका बेटा, औरंगजेब का बेटा, पूरी की पूरी कोशिश कर रहा है कि चीज़ें ठीक हो जाए। ठीक है, ये तो आप समझ गए ना कितनी सारी चीज़ें करी बहादुर शाह ने। ठीक है, अब मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, जैसे जागीरदारी कंसेप्ट है, एक खलीसा कॉन्सेप्ट है। अब ये कंसेप्ट क्या है, इस कंसेप्ट को शुरू कर मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको जागीरदारी कंसेप्ट। देखो जागीरदारी कंसेप्ट क्या है, इसमें जैसे मैंने आपको ये मैप देखिए। ठीक है, इस मैप में आपको पता है ये पूरा एक मुगल एम्पायर था, ये वाला एरिया, यहाँ पर बहादुर शाह राज कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जागीरदारी एक ऐसी ज़मीन का टुकड़ा होता है, एक ऐसी जगह होती है जो एज अ रिवॉर्ड दी जाती है। जैसे कि मान लो मैं अपने राजा के पास गया, मैं एक एम्पायर है, मेरा एक एम्पायर है, मैं उस एम्पायर का एक प्रजा की तरह हूँ, एक नागरिक हूँ। ठीक है, मैं अपने राजा के पास गया, मैंने कहा कि मैं आपकी राज मतलब इस पूरे किंगडम का एक नागरिक हूँ। ठीक है, और मैं आपके इस पूरी प्रजा, मतलब इस पूरे किंगडम में मैं आपके लिए ना, आपके किंगडम में बहुत अच्छे अच्छे काम करता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं बूढ़े लोगों का ध्यान रखता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, मतलब अच्छे अच्छे काम करता हूँ। तो आप एक हमारे राजा हो, तो आप हमें कुछ इनाम दो, कुछ इनाम दो। ठीक है, तो क्या करते हैं, बहादुर शाह कहते हैं कि ठीक है, आप बहुत अच्छे काम करते हो, तो हम आपको एक ज़मीन का टुकड़ा देते हैं, एक पीस ऑफ लैंड देते हैं। ठीक है, जहाँ पर आप जाओ, आप वहां के एक राजा बनोगे, मतलब उस जगह के आप लीडर होगे, आप रूलर होगे उस जगह के, और आप उस जगह को संभालो। ठीक है, एक पीस ऑफ लैंड देते हैं और कहते हैं आप उस जगह के मालिक हो, आप उस जगह के रूलर हो, आप उस जगह को संभालो और वहां के लोगों से आप टैक्स लो। ठीक है, आप टैक्स लो। तो फिर भी, लेकिन मैंने अपने राजा से पूछा, ठीक है ये सब चीज़ें तो मैं करूंगा, लेकिन मुझे एज अ रिवॉर्ड मेरा क्या फ़ायदा है, मुझे ऐसा क्या मिल रहा है इस चीज़ों में। तो बहादुर शाह कहते हैं
कि आप वहां पर जाओ, उस एरिया को आप संभालो और उस जगह के रूलर आप बनो, और आप चाहो तो वहां पे अपनी एक आर्मी भी क्रिएट कर लो। उसने पूछा आर्मी कैसे क्रिएट करें, तो आर्मी क्रिएट करने के लिए बहादुर शाह ने कहा कि आप वहां के लोगों को अपनी आर्मी बना सकते हो, अपने आर्मी में, आर्मी जो आप बनाना चाहते हो उस आर्मी में वहां के लोगों को आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो और फिर जो आप टैक्स लोगे वहां के लोगों से, ठीक है, उस टैक्स से आप अपना खर्चा निकालो, और वो सारी चीजें करने का आप चाहे आर्मी जो आपकी तैयार होगी, उनकी जो तनख्वाह होगी, उनकी सैलरी होगी, वो आप उनको दो, आप अपने खर्चे निकालो, जो भी चीजें करनी है आप करो। उसके बाद अगर जो भी पैसा बचे वो आप मुझे दे देना। तो ये था जागीरदारी कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसका मतलब ये था कि क्या किया, बहादुर शाह ने एक जमीन का टुकड़ा दिया, जो भी अच्छे लोग थे, जो लोग आए एज अ रिवॉर्ड, तो बहादुर शाह उन लोगों को एज अ रिवॉर्ड एक जमीन का टुकड़ा दे देते थे कि आप जाओ, आप वहां पे रूल करो उस जगह पर, वहां के लोगों से आप टैक्स लो, आप चाहो तो वहां पर एक अपनी खुद की आर्मी क्रिएट कर सकते हो वहां के लोगों से। ठीक है, आप अपने खर्चे निकालो, आप अपनी आर्मी के जवानों की फीस, सैलरी जो भी है वो निकालो, और उसके बाद इन सब चीज़ों को हो जाने के बाद अगर उस टैक्स में से कुछ पैसा बचता है या कोई ऐसी चीज़ बचती है तो आप मुझे लाकर दे सकते हो। ठीक है, ये था जागीरदार कॉन्सेप्ट। और दूसरा आ जाता है खालिसा कॉन्सेप्ट। इस ये भी कहीं ना कहीं एक तरह की जमीन के टुकड़े का ही है। ठीक है, ये भी एक टाइप ऑफ लैंड होता है। देखो, ये कहीं ना कहीं एक वैरायटी है लैंड की। ठीक है, इसमें लेकिन ये होता है, इसमें ये होता है बहादुर शाह या फिर कोई ऐसे जो किंग होता है एम्पायर का, वो अपने ट्रूप्स को, अपने सेनापति को या किसी को भी वो डायरेक्ट भेजता है उस एरिया के वहां के रहने वाले लोगों से, और कहता है वहां के लोगों से टैक्स लेकर आओ। वहां पर कोई मीडिएटर नहीं होता। यानी कि डिफरेंस इन दोनों में सिर्फ इतना है कि जागीरदारी एक तरह का एज अ रिवॉर्ड लैंड होता है, मतलब जो लैंड लोगों को दिया जाता है वो एज अ रिवॉर्ड दिया जाता है, और उन दोनों, एक टैक्स पेयर और उस राजा के बीच में एक मीडिएटर होता है जो कि एक ब्रोकरी का काम करता है, कि कंसेशन खाता है। ठीक है, तो जैसे मैं गया, मैंने उस जगह को संभाला, मैंने अपने खर्चे निकाले कंसेशन की तरह, और बाकी का बचा हुआ पैसा थोड़ा बहुत हमने जाके राजा को दे दिया, तो मैं एक मीडिएटर हुआ। लेकिन खलीसा कंसेप्ट में कोई मीडिएटर नहीं होता, इसमें राजा डायरेक्ट भेजता है ट्रूप्स को, अपने सेनापति को, कि आप जाओ और वहां के लोगों से टैक्स लेकर आओ। अब ये कंसेप्ट मैंने क्यों बताया, मैं तो बात कर रहा था कि बहादुर शाह कैसे उन चीजों को संभाल रहे थे जो कि उसके पिताजी औरंगजेब चीजें खराब करके चले गए थे। लेकिन मैंने यहां पर ये कंसेप्ट लेकर आ गया, ये क्यों, कहां से लेकर आया और क्यों लेकर आया, इसके पीछे का मतलब है अब मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आपको पता है कि बहादुर शाह कंटिन्यूसली ट्राई कर रहा था चीज़ों को अच्छा करने में, लोगों के साथ अपने रिश्ते अच्छे बनाने के लिए। ठीक है, और लेकिन जहां पर आपने देखा कि सिख लोग हैं ना वो एग्री नहीं कर रहे थे, तो बहादुर शाह ने क्या किया, स्टार्ट कर दिया जमीन के टुकड़ों को लोगों को देना। मतलब जो भी लोग उसके पास आते थे ना अपनी प्रॉब्लम्स लेके, या फिर जिन लोगों के साथ उसकी चीज़ें खराब थीं, जिन लोगों के साथ उसके रिश्ते खराब थे, जो उसके पिताजी उसके रिश्ते खराब करके चले गए थे, जो लोग उसके दुश्मन थे, उन लोगों को, या जो मराठास हो गए, या फिर जो बहुत सारे लोग जाट हो गए, सिख हो गए, या फिर जो भी लोग थे, तो वो क्या करने लगा, उन लोगों को जमीन के टुकड़े देने लग गया। सेम जहांगीर, जैसे मैंने आपको बताया, एज अ रिवॉर्ड एक लैंड का टुकड़ा देने लग गया कि आप जाओ उस लैंड को संभालो, आप अपनी आर्मी तैयार करो, और वहां पे आप टैक्स वगैरह लो, और आप अपने खर्चे निकालो, अपनी आर्मी का खर्चा निकालो, और फिर अगर आपको लगता है तो आप जो चीजें बचती हैं वो आप हमें लाकर दे सकते हो। तो इस तरह से वो सारी चीजें करने लग गया। तो अगर मैं जागीर की बात करूं ना, तो जागीर आप समझ जाना एक जमीन का टुकड़ा, ठीक है, जो कि एज अ रिवॉर्ड दिया जाता है, और उस रिवॉर्ड से टैक्स, उस रिवॉर्ड में एक मीडिएटर होता है, मीडिएटर जो कि वहां के लोगों से टैक्स लेता है, और टैक्स लेके वो अपने खर्चे निकालता है, अपना कंसेशन लेता है, उसके बाद जाके जो भी बचता है वो राजा को देता है। तो ये मैंने जागीर का इंट्रोडक्शन इसलिए दिया था यहाँ पर। सो अगर इस तरह से आप देखो, उसने बहुत सारे लोगों को जमीन के टुकड़े देता रहा वो, और ऐसी चीजें होती रहीं। फिर उसको, जब उसने बहुत सारी जमीन के टुकड़े लोगों को दे दिए, तो उसको कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ कि मेरे पिताजी तो ये सब चीजें खराब करके गए थे, लेकिन हम तो उससे बड़े वाले भी निकले। हमने सारी जमीन जो भी मुगल एम्पायर की थी, आप यहां पर ये देखो, इतना बड़ा मुगल एम्पायर, अब उसने इसमें कितने सारे लोगों को जमीन के टुकड़े दे दिए, छोटे 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 छोटे, ऐसे करके उसने सब जगह के टुकड़े ना वहां के लोगों में बांट दिए। जब उसने सारी चीजें बांट दी, तब उसको कहीं ना कहीं एहसास हुआ कि ये तो मैंने तो और भी बुरा काम किया, मैंने सारी जमीनें तो लोगों को बांट दी हैं एज अ गिफ्ट। ठीक है, तो फिर मुगल एम्पायर आप देखो कहाँ बचा, उसके टुकड़े कहीं ना कहीं होते चले गए ना।
और आप ये देखो, जब उसने लोगों को ज़मीनें बांट दी, वहाँ उसने लोगों को खुद की आर्मी तैयार करने को बोल दिया, तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो आर्मी वाले लोग या जिनको ज़मीन दी है वो धोखा भी दे सकते हैं, वो सारे मिलके उस राजा पे अटैक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसको इन सब चीज़ों का एहसास हुआ। तो आप यहाँ पर ये देखो, मुगल एम्पायर कहीं पर भी नहीं बचा, उसने सब चीज़ें बांट दी। ठीक है, तो इस जब उसने सारी चीज़ें बांट दी और वो पूरे नशे में, मतलब सब चीज़ें अच्छा करने में, सब लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने में वो इतना मदहोश हो गया और वो ऐसी चीज़ें करता चला गया और उसको होश ही नहीं रहा कि वो कर क्या रहा है। वो सारी चीज़ें दान करता रहा, लोगों को कुछ ना कुछ देता रहा, राजपूत को कुछ ना कुछ दिया, मराठा हाउस को कुछ ना कुछ दिया, साहू जी को रिलीज़ किया मराठाज में। ठीक है, राजपूत को वहाँ पर गवर्नर बनाया वहाँ के लोगों को, गुजरात और राजस्थान में। ठीक है, और उस ऐसे ही बुंदेलास को भी लोगों ने कुछ ना कुछ दिया, काउ स्लॉटर्स बंद कर दिए, उसने बहुत सारी चीज़ें करी। सिर्फ वो उसमें लगा रहा कि मैं कहीं ना कहीं अपने पापा ने, मेरे पिताजी ने जो भी चीज़ें खराब करी हैं उन सब चीज़ों को मैं ठीक करता रहूं। और उसने उन सब चीज़ों को ठीक करते करते इतना मदहोश हो गया, इतना उसको होश नहीं रहा कि वो कर क्या रहा है। उसने ज़मीनें बांट दी लोगों को और उसने पूरे मुगल एम्पायर में सब जगह सब लोगों को ज़मीनें बांट दी और मुगल एम्पायर एक कंप्लीटली जो मुगल एम्पायर था वो बचा ही नहीं। उसने सब लोगों को बस वो ज़मीनें बांट दी और वो छोटे 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 टुकड़ों में ज़मीनें बट गई। उन लोगों की अपनी आर्मी तैयार हो गई, वो लोग वहाँ पर रूल करने लग गए। और जब ये सारी चीज़ें हो गई तब उसको होश आया। और ये जब सारी चीज़ें हो, मतलब ये सब जब सारी चीज़ें हुई, तब उसके बाद हिस्ट्री में जो बहादुर शाह हैं उनको एक निकनेम या उनको एक नाम दे दिया गया, शाह ए बेखबर। मतलब होश नहीं रहा, बेखबर हो गए मतलब वो चीज़ों से कि वो कर क्या रहे हैं, और उनको नाम दे दिया शाह ए बेखबर। ठीक है, ये याद रखना। अब मैं आगे चल रहा हूँ। देखो, एक तरह का क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। देखो, मैंने आपको बताया था औरंगजेब की डेथ जो है 1707 में हुई। ठीक है, बहादुर शाह किंग का टाइम पीरियड हुआ 1707 से 1712 तक, यानी कि 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई। और बहादुर शाह जो उनके बेटे थे, उनका उसके बाद बहादुर शाह राजा बने उस एम्पायर के। ठीक है, तो 1707 से 1712 तक इस एम्पायर को बहादुर शाह ने संभाला। और एक लीडर थे सिख के, उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह, जिनकी डेथ हुई 1708 में। ठीक है, तो यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है, आपका ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि आप ये देखो, जो गुरु गोविंद सिंह थे ना, जब बहादुर शाह भी राज कर रहे थे और औरंगजेब भी राज कर रहे थे, तब कहीं ना कहीं गुरु गोविंद सिंह भी राज कर रहे थे, रूल कर रहे थे। तो जब औरंगजेब था तब भी गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, यानी कि गुरु गोविंद सिंह थे तब। और जब औरंगजेब की डेथ 1707 में हो गई और 1707 में जो राजा बने वो बने कौन, बहादुर शाह। ठीक है, और 1712 यानी गुरु गोविंद जी की सिंह की जो डेथ थी वो 1708 में हुई। तो 1707 1708। ठीक है, तो गुरु गोविंद जी इस टाइम पीरियड में भी थे, गुरु औरंगजेब से पहले और औरंगजेब के साथ। और जब यहाँ पर बहादुर शाह राजा बन चुके थे 1707 में, तब भी गुरु गोविंद सिंह जी थे, यानी कि 1708 में डेथ हुई। तो यहाँ पर एक वर्ड आता है कंटेम्प्रेरी, जो कि हिस्ट्री में वर्ड आपको सुनने को मिलेगा। इसका मतलब होता है समकालीन। समकालीन का मतलब कि बहादुर शाह और औरंगजेब, आपसे इस तरह से क्वेश्चन बनेगा, बहादुर शाह और औरंगजेब दोनों ही कॉन्टेम्प्रेरी थे किसके, गुरु गोविंद सिंह के। उन्होंने मतलब रूल एट द सेम टाइम। कंटेम्प्रेरी का मतलब रूल एट सेम टाइम। गुरु गोविंद सिंह दोनों के टाइम पर थे, समकालीन। आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है, वो क्या पूछा जा सकता है कि बहादुर शाह और औरंगजेब कंटेम्प्रेरी थे किसके, गुरु गोविंद सिंह के। ये याद रखना, ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यही था अपने आज के इस वीडियो में। मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई कि बहादुर शाह ने क्या क्या चीज़ें करी, कितनी सारी चीज़ें करी, उन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए जो उनके बाप, उनके पिताजी औरंगजेब चीज़ें खराब करके गए थे, लोगों को दुश्मन बना के गए थे, मुगल एम्पायर को कहीं ना कहीं एंड खत्म होने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को बहादुर शाह ठीक करने लग गए और इतने मदहोश हो गए चीज़ों को ठीक करने में, उनको होश ही नहीं रहा। और उन्होंने मुगल एम्पायर के टुकड़े कर करके, छोटे छोटे टुकड़े कर करके, जमीन के टुकड़े कर करके लोगों में बांट दिए। ठीक है, और इन द एंड मुगल एम्पायर या उन राजा के पास कुछ नहीं बचा। और इस वजह से बहादुर शाह को एक नाम मिल गया, शाह बेखबर। ठीक है, तो ये था। उसके बाद 1712 में अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि जो टाइम पीरियड था
जो बहादुर शाह का 1707 से लेकर 1712 में बहादुर शाह की डेथ हो गई थी, और इसके आगे की क्या कहानी है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। और एक और चीज़ गाइज, अगर आपको हमारे वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करो। मैं चाहता हूँ ये वीडियोस उन लोगों तक पहुँचें जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स या जो ऑफलाइन कोचिंग्स परचेज नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, जिन लोगों को जो लोग नहीं है इतने फाइनेंशियली स्टेबल, ठीक है, वो लोग पढ़ना चाहते हैं और उन लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। तो मैं बस आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक किया करो, जिससे क्या होगा, यूट्यूब हमारे चैनल को एक वायरल करेगा, ठीक है, हमारे वीडियोस को वायरल करने में सपोर्ट करेगा और ये वीडियोस लोगों तक पहुंच सकेंगे, ठीक है। तो यही थी आपसे एक रिक्वेस्ट। मिलते हैं। अब देखो हमारे टारगेट है, मैंने एक टारगेट सेट किया है कि हम शायद 1 जनवरी तक 1000 सब्सक्राइबर कर लेंगे और तभी मैं आपसे लाइव आकर मिलूंगा यूट्यूब पर, ठीक है। तो मैं चाहता हूं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और 1K जैसे ही हमारे सब्सक्राइबर होंगे मैं आप लोगों से लाइव आकर मिलूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय, जय हिंद।